हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास पे हम लोग रेलवे टेक्नीशियन के लिए स्पेशल साइंस को कवर करेंगे। जो आरआरबी आपका लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी बेस्ड आपका टेक्नीशियन के लिए प्रिपेयर हुआ है। लेटेस्ट में भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है एएलपी और आरपीएफ एसआई का। इन एग्जाम को देखते हुए लेटेस्ट आपका एडिशन है जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के लिए आपका प्रिपेयर हुआ है। अगर आप इसमें से 2400 प्लस क्वेश्चन पेपर को अगर आप अच्छी तरीका से देख करके जाते हैं तो आप यकीनन मानिए कि जो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे इसमें 30+5 आपका जो है स्कोर आपका चला जाएगा। बाकी दोस्तों न्यूमेरिकल जो है आपको अलग से कुछ प्रोवाइड किया गया है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। इसका कंप्लीटली अलग से आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया गया है, तो न्यूमेरिकल कंप्लीटली आपको लगाने हैं। न्यूमेरिकल आपका वेटेज होगा क्योंकि टोटल आपके 40 क्वेश्चन आने हैं, तो न्यूमेरिकल का आपका वेटेज होगा जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन तक आने की पूरी संभावनाएं हैं। और सिलेबस इस बार आपका चेंज हुआ है, तो आप जो है एलपी का जो CBT2 आपका कंडक्ट होता है वहाँ पर भी आपका 40 क्वेश्चन का वेटेज होता है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें भी आपका न्यूमेरिकल आता है। और टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका 40 क्वेश्चन इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पर भी आपका न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो न्यूमेरिकल का जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन विद आपका प्रीवियस ईयर दिया गया है इसको आप कंप्लीटली लगाइए। आइए फ्रेंड्स, क्लास को कंटिन्यू करते हैं सीधा और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन जो हमारा कंटिन्यू होगा ये आपके क्वेश्चन नंबर 52 से होगा, क्योंकि इसके ऑलरेडी जो है पिछले क्लास में मैंने 51 तक आपको कवर करा दिया था, तो 52 से आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन लेंस के संदर्भ में आपको गलत दिया गया है। चलिए आंसर लगाते चलिए आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, लेंस के संदर्भ में इनमें से कौन सा आपका गलत दिया गया है ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लेंस कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होता है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जो हमारा बिल्कुल राइट है। लेंस आपतित किरण को परावर्तित करता है, ये बिल्कुल आपका गलत है। देखिए परावर्तित किरण जो होता है यानी कि जब किसी दर्पण से किरणें आकर के मुड़ती है इसे परावर्तित कहते हैं, जबकि लेंस में ऐसी घटनाएं नहीं होती है, लेंस में अपवर्तन की घटना होती है। तो इस प्रकार से आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो आपका गलत है। प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण अपवर्तित नहीं होती है, ये सभी फैक्ट आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन गलत दिया गया है। चलिए इसे द्विक उत्तल लेंस भी कहते हैं और इसके दो जो है फोकस होते हैं और इनके जो है दोनों पृष्ठ एक दूसरे की ओर जो है आपके उबला हुआ होता है, जो करेक्ट दिया गया है। अगला है इसे अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अभिसारी लेंस उसे कहा जाता है जो प्रकाश की किरण को एक जगह पर फोकसित करती है। ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, जो उत्तल लेंस के लिए आपका करेक्ट दिया गया है। इंग्लिश में इसे कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। ये किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, जो गलत है। ये जो कंडीशन आपका लागू होता है ये आपका अवतल लेंस के लिए होता है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसके दोनों पृष्ठ गोलीय और अंदर की ओर वक्रित होता है, जो करेक्ट हो जाएगा। इसे द्वि अवतल लेंस और अपसारी लेंस भी कहते हैं, जो करेक्ट हो जाएगा। यह बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, जो करेक्ट हो जाएगा। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। देखिए एलपी का जो भी आपका पेपर कंडक्ट हुआ है इसमें जो आपका CBT1 आपका कंडक्ट होता है इसमें केवल डिस्क्वालीफाई करने के लिए अभ्यर्थी को किया जाता है, केवल छटनी के लिए। बाकी जो आपके सारे कुछ होते हैं ये आपके मेंस पर होता है। तो देखिए जो आपका टेक्नीशियन कंडक्ट होना है, तो जैसे कि आपने एलपी में भी देखा होगा पेपर काफ़ी ईजी था आपका साइंस का, तो वैसा टेक्नीशियन के अंतर्गत आपका नहीं होगा, क्योंकि टेक्नीशियन का CBT1 के बाद ही आपका मेरिट लगनी है। तो इसमें क्वेश्चन का जो भी आपका वेटेज होगा या जो भी आपका लेवल होगा आपका CBT1 में ही आपका रहेगा, क्योंकि इसके बाद चूंकि एक ही एग्जाम के बाद आपकी मेरिट लगने हैं, तो इस कारण से इसमें आपका लेवल रहेगा। तो आप एलपी को देख करके अंदाजा नहीं लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है और लेवल का क्वेश्चन आपको कंप्लीटली आपको कराए जा रहे हैं, तो कंप्लीटली आप चलो जितने भी नोट्स दिया गया इसको आप रिवीजन करिए, नहीं तो आपके पहले दिन एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा, आपको पैटर्न समझते समझते आपका एग्जाम ही निकल जाएगा। अगला देखिए कहा जा रहा है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, ये आपको पर बताने। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लेंस का द्वारक कहलाता है, सी आपका करेक्ट है। उत्तल या अवतल लेंस के लिए कौन सा कथन औसत्य दिया गया है। तो हमारा डायरेक्टली यहाँ पर सही आंसर बताइए आप सभी लोग। राइट आंसर आपका क्या है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके दो प्रकाशिक केंद्र होते हैं, जो बिल्कुल गलत है। प्रकाशिक केंद्र एक होते हैं लेकिन इसका जो फोकस होता है ये आपके दो होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार है। उत्तल लेंस में वस्तु आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है। देखिए बात किया जा रहा है लेंस का,
तो इसका कंडीशन होता है जब वस्तु F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, और यही कंडीशन हमारा आता है आपका आपके उत्तल दर्पण के अंतर्गत, अवतल दर्पण के अंतर्गत, जब पोल और एप के बीच किसी वस्तु को अवतल दर्पण में रखी जाती है, इसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। ये मात्र एक कंडीशन होता है। जबकि लेंस में भी दोस्तों अगर बात करेंगे तो जब वस्तु को F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच रखा जाता है, सपोज दैट ये एक प्रकार का आपका लेंस है, यहाँ पर आपका F1 होगा और यहाँ पर आपका F2 होगा, और यहाँ पर देखिए आप जो है 2F1 2F2 कर सकते हैं। यहाँ पर आपको F1 ले लेना है और एक आपको F2 ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन होता है कि जब वस्तु को F और इसे हम लोग पोल कहते हैं, यहाँ पर जब इसके बीच में रखी जाती है किसी वस्तु को, तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये आपके लेफ्ट साइड की ओर बनता है। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस तरह का प्रतिबिंब उत्तल लेंस नहीं बनाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आभासी और छोटा प्रतिबिंब नहीं बनाता है। अच्छा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब कौन बनाता है, तो उत्तल दर्पण बनाता है। लेकिन लेंस में अगर आप जाएंगे तो जस्ट आपका दर्पण का उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि अवतल लेंस हमेशा किस तरह का प्रतिबिंब बनाता है। अवतल लेंस की बात करेंगे तो ये आपका आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस का सूत्र है। 2018 का शिफ्ट अगर आपने एनालिसिस किया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। ये आपका लेंस का सूत्र पूछा गया था टेक्नीशियन और ALP दोनों के अंतर्गत। देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा 1/v = 1/u प्लस आपका 1/f हो जाएगा। इसी को देखिए आपका लिखा जाता है 1/f = 1/v - 1/u। तो यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, तो यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस फोकस दूरी डैश होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक और अवतल लेंस का ऋणात्मक निगेटिव होता है। तो धनात्मक वाला ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। यदि m लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन है तो m = जहां भी प्रतिबिंब और u वस्तु की दूरी है। इसको मैंने पिछले क्लास में भी आपको कवर कराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। देखिए m = आपका फॉर्मूला होता है v/ आपका u। जबकि आप दर्पण में जाएंगे दोस्तों तो ये आपका निगेटिव हो जाता है, ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का धनात्मक चिन्ह क्या बताता है। धनात्मक चिन्ह बताता है कि प्रतिबिंब आभासी और आपका सीधा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के द्वारा रिपीट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यदि m लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन है तो m mod <1, इसका मतलब क्या है, ये आपको पर पूछा है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है। ध्यान में रखनी है m mod <1 अगर है और ये आपका आवर्धन को इंडिकेट करता है तो प्रतिबिंब जो होता है ये वस्तु के अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनाना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो फॉर्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। इस पर आप इसको रख करके सॉल्व करिए। आपको u निकालना है, कंप्लीटली आप इसको निकाल सकते हैं। सॉल्व करने के बाद इसका जो सही आंसर आएगा ये फ्रेंड्स आपका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग 20 नहीं आएगा, इसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 30। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्यूमेरिकल का देखिए स्पेशल आपको PDF प्रोवाइड किया गया है। आप न्यूमेरिकल को कंप्लीटली बनाइए। हालांकि कोशिश करेंगे शाम तक आपको एक नोट्स का जो है कंप्लीटली आपको न्यूमेरिकल कवर करा दिया जाए, जिससे कि जो भी सिलेक्टिव क्वेश्चन होगा उसी को सिर्फ आपको कवर करा दिए जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, ये आपको पर पूछा है। देखिए प्रतिबिंब आप निकाल लेना और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रतिबिंब की आपका प्रकृति क्या है, उसी से हो जाएगा। निगेटिव पॉजिटिव से आप आभासी और आप उल्टा का पता लगा लेना। यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को क्या कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका कहा जाता है लेंस की क्षमता, लेंस की शक्ति, लेंस की पावर, इनमें से सभी डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि लेंस की शक्ति के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है। लेंस की शक्ति के संबंध में पहला है कि यह फोकस दूरी पर निर्भर करती है। लेंस यानी जो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक होती है, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है।
इसकी एसआई मात्रक वाट होती है। तो देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वाट जो होता है ये आपके शक्ति का मात्रक वाट होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो यहाँ पर वाट दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका कोई इकाई नहीं है। जो रेशियो के फॉर्मेट में होगा उसका कोई इकाई नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा लेंस की क्षमता का, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। आप देखिए जो डायोप्टर देखते हैं ये डायोप्टर इसका यूनिट होता है, बट ये क्या होता है कि जब आप क्षमता निकालते हैं यानी डी निकालते हैं तो ये 1/f होता है, और जो भी चीज़ें आपका रेशियो के फॉर्म में होता है इसका यूनिट कट जाता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो डी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यदि एक लेंस की शक्ति -1.8 डी है तो लेंस किस प्रकार का है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस है। अवतल का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो बी आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि किसी द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा +100 अपॉन आपका XD। अब देखिए 100 यहाँ पर इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा आपका जो है मीटर में रहता है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी डैश है। एक डायोप्टर, तो यहाँ पर देखिए 1 आपका f होता है, और ये हमेशा जो होता है आपका मीटर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता P1 और P2 है तो इसका समतुल्य क्षमता क्या होगी। डायरेक्टली ऐड करना है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। इससे आधारित आपके नोमेरिकल पूछा है रेलवे ने, आप यहाँ पर नोमेरिकल को सॉल्व कर लेना। इसका टॉपिक वाइज नोमेरिकल मैंने आपको डाल दिया है। इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन कि जो भी छात्र ELP का जो भी CBT 1 को बेहतर तरीका से अपने आंसर की देख लिया हुआ है, अगर आपका बेहतर परफॉर्मेंस है तो आप सभी लोग CBT 2 के लिए जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, देखिए कंप्लीटली आपका बैचेस प्रोवाइड किया गया है। आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देंगे, मैं 5 से 10 सेकंड में आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। यहाँ पर देखिए पटना में कार्यरत सभी संस्थान का A to Z आपको क्लास नोट्स प्लस ऑफलाइन ऑनलाइन का कंप्लीटली आपको टेस्ट सीरीज, और प्लस जितना भी आपका टेस्ट कंडक्ट होगा इसका कंप्लीटली आपको क्वेश्चन एक जगह आपको बेसिक साइंस देखिए जो आपका 40 क्वेश्चन आना है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसमें फ्रेंड्स आपका जो है 2 क्वेश्चन ही आपका जो है पिछले बार आपका जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपका पूछा गया था, और ओवरऑल जब भी एग्जाम का कंडक्ट होता है तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं आते हैं, बेसिक साइंस आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, और इसमें भी गिने चुने टॉपिक है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है। बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपको एनवायरमेंट आपको पढ़नी है, तो इसका जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये A to Z आपको दिया जा रहा है। साथ ही साथ आपका बेसिक साइंस का कंप्लीटली आपको A to Z सिलेक्टिव क्वेश्चन, और जितना भी आपका टेस्ट ओवरऑल कंडक्ट होगा इसके अंतर्गत जितना भी आपका साइंस का क्वेश्चन रहेगा इन सभी का कलेक्शन आपको एक जगह दिया जाएगा। कुछ वन लाइनर फॉर्म में भी मिलेगा, और जो आपके ऑप्शनल मिलेगा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ टाइप, उसमें आंसर आपको टिक करके दिया जाएगा रिवीजन करने के लिए। और जब आप वन लाइनर पढ़ेंगे तो MCQ के लिए आपको जो है टेस्ट भी आपको लगवाए जाएंगे। जो भी आपका स्पेशल साइंस का टेस्ट होगा 40 क्वेश्चन करके ये आपको अलग से लगवाए जाएंगे, और 10 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स का, तो इसी में आपको मिला करके लगवाया जाएगा ताकि आप खुद को जज कर पाएँ कि जो है आप 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन में से आप कितना एक्यूरेसी आप मेंटेन कर पा रहे हैं, क्योंकि वेटेज काफ़ी ज़्यादा है जो एक डिसाइडिंग आपका फैक्टर है। और देखिए ऑल ट्रेड का यहाँ पर आपको नोट्स भी आपको मिल जाएगा, और कंप्लीटली जितना भी आपका बुक है ये आपको A to Z आपको यहाँ पर बुक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा विथ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ, जिसका फी आपको ओनली 99 आपको पेमेंट करना है। इसमें देखिए आपका बुक जो है आपका SK झा का द प्लेटफॉर्म का कंप्लीटली टेस्ट सीरीज और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। खान ग्लोबल स्टडीज़ का मिल जाएगा, किरण पब्लिकेशन का। प्रीवियस ईयर आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, ओवरऑल तो आपको वही रहने हैं। इस नंबर पे आपको कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है। बाकी कोई भी आप कमिंग अगर आपके नज़र में बुक है तो आप डायरेक्टली कॉल या SMS करके आप बताइएगा, तो वो डायरेक्टली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वन टाइम इसके लिए आपको 99 आपको पेमेंट करना है। 7050513705 पे आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले लेना, उसके बाद ही आपको पेमेंट करना है। ठीक है, तो आप इस पर व्हाट्सएप या फिर आप कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेंगे तो आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। तो नंबर का आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और देखिए 2400 ये जो अभी आपका साइंस चल रहा है 2400 प्लस MCQ NCERT आपका, इसके साथ ही साथ जस्ट आपका सेम टाइप आपका बैच प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि सिलेक्टिव क्वेश्चन आपके ओवरऑल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो उसी नंबर पे आपको कॉल या SMS करके इंक्वायरी लेना है, आप अगर टेक्नीशियन के लिए भी ऐड होना चाहते हैं तो। अगला कहा जा रहा है कि यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता कहा जा रहा है कि 1.5 डायोप्टर है, और देखिए जो CBT 2 के लिए ऐड हो रहे हैं उसके लिए खास बात यह है कि आपका NTPC का भी उसी में आपका फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, क्योंकि एक ही जो है बैच में सारी चीज़ें आपका फ्री हो जाता है। साथ ही साथ आने वाला ग्रुप D और आपका SI जो है आपके कांस्टेबल।
कांस्टेबल एसआई चूंकि आपका कंडक्ट हो चुका है। यदि संपर्क में रखे दो लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर है तो इसकी तुल्य क्षमता क्या होगी, ये आपको यहाँ पर बतानी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए निगेटिव है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है आपका। तो देखिए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा माइनस आपका 2 डायोप्टर, निगेटिव में रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर लेंस पूछा जाता है तो आपका अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा डायोप्टर 1 आपका एफ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी दिया गया है, ये आपको 50 आपको दिया गया है। अब इसमें देखिए हमेशा मैंने आपको बताया है, ये हमेशा आपको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपका 2 बार में कट जाएगा। अब लेंस देखिए किस प्रकार का है, तो अवतल है तो निगेटिव होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा आ चुका है, निम्न में से कौन सा आपको औसत दिया गया है। डायरेक्टली आंसर अगर देखिएगा तो प्रकाश एक अनुदैर्घ्य तरंग है, ये गलत है। मैंने आपको बार बार बताया है प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है और प्रकाश की किरण पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है, जो विकिरण के माध्यम से पहुंचती है। प्रकाश का वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इसमें खोज के आपको लगाना है मिट्टी, क्योंकि ऑप्शन में आपको यही दिया हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है बड़ा पाया गया है, तो देखिए अवतल लेंस द्वारा अगर बड़ा प्रतिबिंब पाया गया है तो निश्चित रूप से आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच आपका रखा गया होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। किसी बिंब का वास्तविक और समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखनी चाहिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर। और इसी को हम लोग दर्पण में कहते हैं दोस्तों आपका वक्रता केंद्र। यानी दर्पण में क्या होता है कि ये आपका पी है, ये आपका एफ है और ये आपका सी है। तो पूछा जाता है कि दर्पण में किसी वस्तु को कहाँ पर रखी जाए कि बराबर प्रतिबिंब बने, तो ये आपके वक्रता केंद्र पर जब रखी जाती है तो बराबर जस्ट इसके नीचे पर बनता है। तो पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके काफ़ी पूछा जाता है। किसी गोलीय दर्पण और किसी पतले गोलीय लेंस की दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए अगर दर्पण की आप बात करेंगे तो ये आपको निगेटिव दिया गया है दूरियां, तो निश्चित रूप से आपके अवतल होंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और देखिए आपका उत्तल में भी आपका क्या होता है, तो आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दोनों तरह का होगा, उपतल और अवतल आपका दोनों हो सकता है। किसी दर्पण से आप चाहे जितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण किस प्रकार का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा या तो अवतल है या तो आपका उत्तल है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों में सीधा प्रतिबिंब बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का चयन करेंगे। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दूरी का एक उत्तल लेंस का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपको नज़दीक की वस्तु को पढ़ना है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है प्रिज्म कोण, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके डैश अभी वर्णों में विक्षेपित हो जाता है, तो टोटल आपके 7 वर्ण में, जिसे भिप्जी और या बेजी निहा पी आनाला कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया था। तो ये दोस्तों आपका किया था न्यूटन ने, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो डैश प्रकाश सबसे कम झुकता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल रंग, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी ज़्यादा होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश का होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व दिखाई देते हैं। देखिए सूर्यास्त के समय 2 मिनट आभासी समय बढ़ता है और सूर्योदय के समय 2 मिनट, क्योंकि प्रकाश अपवर्तित होता है, तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 1 टाइम का पूछा है। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि 24 घंटे में कितने समय का जो है आभासी समय बढ़ता है, तो आप ध्यान रखिएगा 4 मिनट। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पृथ्वी से आकाश
नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का, बैंगनी प्रकाश का परिकिरणन ये सबसे अधिकतम होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना हो तो आकाश का रंग कैसा प्रतीत होगा? तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की घटनाएं नहीं होंगी, अर्थात काला प्रतीत होगा। तो डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। खतरे के संकेत का प्रकाश रंग लाल होता है क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और ये दूर से दिखाई देता है। तो लाल प्रकाश का परिकिरणन सबसे कम होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे उच्च होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग जो है आपका पूछा है कि रक्ताभ यानी कि लाल कलर का जो प्रतीत होता है, खूनी कलर का, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सूर्य से हमारी आंखों तक आने वाला प्रकाश अधिक तरंगदैर्घ्य होता है, अर्थात लाल कलर का। तो बी करेक्ट है। मानव नेत्र किसके जैसा व्यवहार करता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैमरा के जैसा। प्रकाश मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है? देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका NCERT पैटर्न है जो कि अभी आप देखेंगे तो ओवरऑल आपके रेलवे का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो NCERT को आपको कभी भी छोड़ने नहीं है। इसका लगभग आपका 70% आपका मटेरियल्स आपका चला गया है। जो भी छात्र इसको कंप्लीटली 2400 वाला को नहीं लगाए हैं, इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे और कंप्लीटली आपको नोट्स का नोमेरिकल A to Z आपको चीज़ें डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फटाफट आप रिवीजन करिए इसको कंप्लीटली। आप 7050513705 पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश मानव नेत्र में सबसे पहले कहाँ पर प्रवेश करता है, ये बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? नेत्र गोलक का लगभग व्यास आपका 2.3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी सही है। देखिए ये आपका LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेत्र गोलक का व्यास लगभग कितना होता है? तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे परितारिका यानी आइरिस कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में बोला जा रहा है कि डैश नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पुतली, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस की वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि मानव नेत्र किसी वस्तु का रेटिना पर किस तरह का प्रतिबिंब बनाती है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। देखिए ये आपका LP का पूछा हुआ क्वेश्चन है, टेक्नीशियन में कवर किया गया है, साथ ही साथ ग्रुप D 2022 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसी भी सेट को आप लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको बार बार मिलेगा फिजिक्स के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया को डोनेट किया जाता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कॉर्निया और आंख के बीच एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा होता है जिसे डैश कहा जाता है। इसे फ्रेंड्स कहा जाता है जलीय द्रव, पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जलीय द्रव और कचाप द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है? जलीय द्रव और कचाप द्रव का अपवर्तनांक U1 पॉइंट आपका 336 होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला क्वेश्चन है रेटिना के बीचों बीच एक भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे पहले अधिक स्पष्ट होता है। तो रेटिना के बीचों बीच एक भाग होता है जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट होता है, इसे कहा जाता है पित्त बिंदु। ध्यान रखेंगे, इसे येलो स्पॉट कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र किस प्रकार का होता है? मानव नेत्र आपका उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है और उत्तल लेंस, और इसे देखिए यहाँ पर कैमरा भी लिखा हुआ रह सकता है क्योंकि जो आपके कैमरा होता है इसमें भी जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अभिनेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर सकता है डैश कहलाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपका सही आंसर हो जाएगा, इसे समंजन क्षमता कहा जाता है। प्योर NCERT का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स मानव नेत्र के लिए निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मानव नेत्र के लिए पूछा है कि दूर बिंदु कितनी होती है? दूर बिंदु की अगर आप बात करेंगे तो आपका सही आंसर हो जाएगा अनंत, और न्यूनतम की अगर बात करेंगे तो यह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि रेटिना पर उपस्थित कौन सा प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं रंगों का आभास करता है? देखिए रंगों का जो आभास करता है
इसे शंकु सेल कहा जाता है। और आप सोए हुए हैं, अगर लाइट जलता है तो आपको जो आभास होता है ये क्षण सेल का काम है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखनी है। आपका राइट आंसर हो जाएगा शंकु के जो है आकार की कोशिकाओं पर ये आपका निर्भर है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है कि जब हम नज़दीक की वस्तु को देखते हैं तो आँख की पूछा है कि पक्षमाभी पेशियाँ जो होता है ये आपका दोस्तों सिकुड़ जाती है और लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, जिसे समंजन क्षमता के कारण से होती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है जब नेत्र, तो देखिए मोतियाबिंद एक ऐसी स्थिति है, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका लेंस का दुधिया हो जाना या धुंधला हो जाना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन हो सकता है। रंगीन हो सकता है तो आपका सही आंसर हो जाएगा आइरिस, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है, 150 डिग्री, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में कौन सा औसत दिया गया है। औसत की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा इस दोष के साथ व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मायोपिया होने पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बनता है, क्योंकि इसलिए पहले बनता है क्योंकि जो नेत्र लेंस होता है इसकी मोटाई बढ़ जाती है। तो इसका सटीक आंसर हमारा हो जाएगा लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था। रेलवे का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाइए। न्यूटन, रोमर, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा रोमर ने, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न की प्रकाश का दिया गया है कि कॉर्पस्क्यूल सिद्धांत किसने दिया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी ये क्वेश्चन है ये सभी आपका सिलेक्टिव है, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट नहीं किया गया है। जो भी इंपॉर्टेंट था उन्हीं को इसमें सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि लेटेस्ट एडिशन है एलपी कंडक्ट होने के बाद ये करेंटली आपका प्रिपेयर हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दूरदृष्टि दोष होने पर निम्न में से क्या होता है। देखिए दूरदृष्टि दोष होने का मतलब है कि लेंस की जो है मोटाई घट जाना या नेत्र लेंस का पतला हो जाना, और जो प्रतिबिंब होता है ये नेत्र लेंस के पीछे बनने लगता है, जिसके कारण दूरदृष्टि दोष होता है। तो लेंस गोलाई की कम हो जाना या फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र लेंस की क्षमता घट जाना। तो इनमें से आपका सभी करेक्ट है, जो कि डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दूर दृष्टि दोष। इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है आंख के उस दोष को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति ना तो नज़दीक और ना ही दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है जरा दूरदर्शी दोष, जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने समय तक रहता है। सटीक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है 1/10 आपके 10वें सेकेंड तक रहता है। इसको आप पॉइंट में लाइएगा तो 1 पॉइंट आपका 0 सेकेंड आएगा। डैश ने प्रकाश तरंग का सिद्धांत दिया था। देखिए हाइगेंस ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। सन 1800 ईस्वी में डैश ने प्रकाश के व्यतिकरण सिद्धांत को दिया था। व्यतिकरण का सिद्धांत दिया था ये थॉमस यंग ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, सबसे पहले किसने कहा कि प्रकाश एक वैद्युत चुम्बकीय तरंग है। वैद्युत चुम्बकीय तरंग है ये कहा था फ्रेंड्स आपका मैक्सवेल ने। प्रकाश तरंग को पूछा जाता है कि वैद्युत जो है ये चुम्बकीय तरंग है, ये किसने कहा था, तो मैक्सवेल ने, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन का यार है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लांक ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि फोटोन क्या है। तो देखिए प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या कण के रूप में होता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। किसने कहा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति कण और तरंग है। किसने कहा कि प्रकाश दोहरी प्रकृति की है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सटीक आंसर हो जाएगा ये आपका डी, ब्रोगली ने कहा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना
ये कहलाता है आपका विवर्तन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए यहाँ पर एक बार इसको आप रिपीट कर लीजिए। प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये देखिए फ्रेंड्स आपका जो है ना, ये आपका ध्रुवन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो होगा ये आपका विवर्तन होगा। हालांकि हमारा जो सटीक आंसर होगा ये आपका ध्रुवन होना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रकाश होता है किसी जगह पर एक जगह फोकसित की जाती है और इसे कहा जाता है ध्रुवित करना। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रकाश के किसी अवरोध के किनारे से मुड़ना ये क्या कहलाता है। तो ये देखिए आपका ध्रुवन ना होकर के पहला विवर्तन होगा, विवर्तन नहीं रहेगा तो यहाँ पर आप ध्रुवन लगाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कन्फर्म आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 100% आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। अगर बी नहीं रहेगा तो आप ध्रुवन यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि प्रकाश को किसी जगह पर फोकसित करना या मोड़ना क्या कहलाता है, तो ये आपका ध्रुवन कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम ये कहा कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो ये देखिए आपका दोस्तों कहा गया है गेरीवाल्टी के द्वारा। तो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र घटना प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग होने की पुष्टि करता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ध्रुवन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था। तो ये फ्रेंड्स आपका किया गया था आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने एक फॉर्मूला दिया था E = mc², जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट करता है। इसमें आपका पूछा जाता है कि सी क्या करता है, तो सी बताता है प्रकाश का वेलोसिटी जो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश के सिर्फ कण होने की पुष्टि करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव, बी आपका सही है। नेक्स्ट है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग कितना समय लगता है। 8.3 मिनट लगता है। तो यहाँ पर आपका लगभग में राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक लाल वस्तु का लाल दिखाई पड़ना, ये इसका प्रमुख कारण क्या है। इसका मैंने कॉन्सेप्ट ही कवर करा दिया है आपको। आंसर बताइए आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए ध्यान में रखेंगे, जब कोई वस्तु सभी प्रकाश को एब्जॉर्ब करके जो प्रकाश को यानी जिस कलर को परावर्तित करता है वही हमारे आंखों तक पहुंच पाती है। तो इस कारण से क्या है कि ये प्रकाश जो है लाल रंग को परावर्तित कर रहा है, यानी लाल रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, अन्य सभी को अवशोषित कर देती है। तो बी ऑप्शन आपका सटीक आंसर है। एक लाल गेंद हरे प्रकाश में किस रंग का दिखाई पड़ता है, काला, क्योंकि ये किसी भी कलर को परावर्तित नहीं करता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने की संभावनाएं होंगी, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि श्वेत प्रकाश में उपस्थित किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है। तो बैगनी कलर का, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, पहला करेक्ट। अगला प्रश्न संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो बी आपका सही हो जाएगा, सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि गैलीलियन दूरबीन में किस लेंस का प्रयोग किया गया था। देखिए जो दूरबीन का खोज किया गया था ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था और इन्होंने उत्तल और अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है, किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो देखिए वस्तु से हाफ होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु के आधे ही होनी चाहिए। इस प्रकार के देखिए ऑप्शन नंबर आपको बी में दिया गया है। तो बी फ्रेंड्स आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समकोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब कितने बन सकते हैं। तो हमारा देखिए समतल में पूछा जा रहा है और 90 डिग्री का एंगल है। तो सिंपल सा इसमें आपका देखिए ट्रिक है, आप सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे 360 में 90 से आप डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कटेगा, 9 चौके 36। अब देखिए 4 आ गया है तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया आपका, 4 आ गया। तो जब भी कभी सम संख्या आएगा तो इनमें से आपको एक को माइनस कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा और विषम आएगा तो आपको आंसर लगाना है। आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है। आवर्धन लेंस वास्तव में आपका होता है उत्तल लेंस। तो बी आपका सही है। अगला क्वेश्चन का जा रहा है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। अपवर्तन के कारण से मछली क्या होता है कि अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ज़्यादा दूरी पर दिखाई पड़ते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसके ठीक आपके नीचे मारनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से। एएलपी का इस बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण से, अपवर्तन के कारण से, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। पीला नहीं है, बाकी प्राथमिक रंग लाल होता है, हरा और नीला आपका होता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाणी रंग किस प्रकार का होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद होगा, तो बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। हरी पत्तियों का पौधा लाल रंग में रखने पर यह काला प्रतीत होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गैर प्रकाशिक वस्तु है। डायरेक्टली आंसर लगाइए, चंद्रमा गैर प्रकाशिक वस्तु है क्योंकि चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति के कारण रिफ्लेक्ट करता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा प्राथमिक जो दोस्तों आपका इंद्रधनुष होता है, इसके ऊपर में कौन सा कलर होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आपका लाल कलर होता है रेड, और नीचे में क्या होता है तो बैगनी होता है। जबकि जो हमारा सेकेंडरी आपका रेनबो होता है, इसमें जस्ट अपोजिट होता है, बैगनी वाला ऊपर हो जाता है और लाल वाला नीचे हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है। ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें उत्तल लेंस के दो सेट होता है, इसे संयुक्त कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, यानी पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगला किसी माध्यम का अपवर्तनांक 3/4 है यदि आप दिया गया स्टडी ट्यूब एजुकेशन, ये आपका प्रमोशन है कि जो है आपका दिया गया है कि होनहार विद्यार्थी है तो निम्न में से पूछे जा रहे कि सही विकल्प को चुने, दिया गया अपवर्तनांक क्या होगा, ये आपको पर बताना है। देखिए आप यहाँ पर बताइए तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया गया है और बताया जा रहा है कि इसका जो है सही विकल्प चुनना है, इसका अपवर्तनांक क्या होगा। यदि आप स्टडी ट्यूब एजुकेशन के होनहार विद्यार्थी हैं तो निम्न में से सही विकल्प को चुने, दिया गया अपवर्तनांक क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में प्रकाश की चल और जो है आपका हो जाता है, यानी किसी माध्यम में प्रकाश की चल और जल में प्रकाश की चाल। यहाँ पर देखिए जो हमारा सही आंसर होगा, किसी माध्यम के लिए ये अपवर्तनांक आपका संभव नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अपवर्तनांक दिया गया और अपवर्तनांक पूछा जा रहा है, तो इसके लिए कोई सटीक हमारा रीजन ही नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन कितना होगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा +1, बी आपका सही है। अगला है कि यदि कोई वस्तु श्वेत प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है तो वस्तु का रंग क्या होगा, ब्लैक होगा, ये सभी कलर को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिकरण को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 5 मीटर पर सेकेंड के चाल से समतल दर्पण की ओर चलता है तो उस दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से अपनी ओर आता हुआ प्रतीत होगा। ये देखिए आपका कोई भी दर्पण को अगर घुमाया जाता है, ये 2θ पर आपका मूव करता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और पूछा गया है। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि डायरेक्टली आपका जो है डबल हो जाता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि यदि केरोसिन का प्रकाशिक अपवर्तनांक जल से अधिक है तो इसका अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की तुलना में कम है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए आप लोग। कहा जा रहा है कि यदि केरोसिन का प्रकाशिक अपवर्तनांक जल से अधिक है तो इसका अर्थ क्या है। केरोसिन का जो प्रकाशिक अपवर्तनांक है ये अधिक है, तो इसका अर्थ क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केरोसिन में प्रकाश की चाल जल में प्रकाश की चाल की तुलना में कम है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो फ्रेंड, जितना भी आपका दिया गया था क्वेश्चन कंप्लीटली ये सेशन आपका एंड होता है।
और इसके पहले मैंने 50 क्वेश्चन इसका एंड करा दिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने टोटली कम्प्लीटली इस नोट्स को यहीं पर एंड करेंगे जो आपके खत्म होते हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जो सेशन आपके बचे हुए हैं इसको लेकर के, और जो भी अभी आपको चलाए जा रहे हैं ये टोटली आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। नेक्स्ट क्लास का जुड़ी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम के साथ नहीं है तो वहाँ पर भी आप ऐड होकर के बेहतर परफॉर्मेंस जो है आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते सेशन को लाइक करके जाएं। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।